नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। तो आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब बीजेपी ने उत्तराखंड में अपना दबदबा बनाने और सियासी जमीन मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी अपने प्रचार अभियान को आक्रामक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री जनसभा के जरिए उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। मौसम की उलटबाजी के बीच पीएम मोदी की जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का वहां शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। पीएम के आगमन पर सीएम धामी की सत्ता की राह आसान करने का काम करेंगे और इस रैली को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। पीएम मोदी आज देहरादून में चुनावी हुंकार भरेंगे। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया। तो प्रधानमंत्री मोदी की देहरादून में आज जनसंकल्प ये यात्रा है, रैली है। कई योजनाओं का शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर के शिलान्यास को भी शामिल किया गया है। तो किस तरह से रहने वाली है ये चुनावी जो शंखनाद जो है जो फूकेंगे, खुद प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे हैं और उसके बाद में किस तरह की और बातें करते हैं, खास क्या कुछ रहता है, इस पर लगातार नजर रहेगी। तो मिशन उत्तराखंड बीजेपी का चुनावी शंखनाद फूंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे जो वहां जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। और किस तरह से ये रहना है, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा और बीजेपी का ये शंखनाद कितना असर डालेगा और विपक्षी दलों पर, क्या एक बार फिर से बीजेपी पलटेगी उत्तराखंड में, ये तमाम सवाल जरूर हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और नवीन पिरशाली हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। साथ ही नीरज कोहली भी हम अपने साथ में जोड़ेंगे, उन्हें भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। नीरज जी, सबसे पहले प्रश्न मैं आपसे करूंगी, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और काफी वक्त से ये सब चुनावी जो उठापटक है ये हमने कई बार देखी है। हर बार चुनाव के दौरान ये देखा जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी कुछ ज्यादा करने की तैयारी में है। देखिए, चुनावी जनसभा को संबोधित तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ शिलान्यास, लोकार्पण करना भी नहीं भूल रहे कई अहम परियोजनाओं का। तो ये लुभाने के तरीके बीजेपी इस बार अपना रही है। नीरज जी की आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए नीरज जी, आप थोड़ा आपने शायद म्यूट किया हुआ है फोन को। चलिए मैं प्रश्न आपसे लूं, लेकिन डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी हमारे साथ में जुड़ी हैं। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में प्रतिमा जी आप रही हैं हमेशा, मतलब आपकी पार्टी रही है। इस बार क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी इस बार भी उत्तराखंड की जनता को लुभा पाएगी? इस तरह से लोकार्पण, शिलान्यास, चुनावी बिगुल फूंक रही हैं, कैसे आपकी तैयारी और साथ ही कैसे देख रही हैं इस चुनावी बिगुल फूंकने को आप? देखिए, जिस तरीके के लोकार्पणों की बात आप कर रहे हैं और जो है सौगातों की बात कर रहे हैं, तो वही बात है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। तो 5.25 साल बीत चुके हैं इस डबल इंजन की सरकार को। आपको याद है 2017 में भी मोदी जी आए थे और मोदी जी ने देवभूमि की जनता से डबल इंजन की सरकार का वादा किया था। दृष्टि पत्र के माध्यम से कई बहुत सारी ऐसी योजनाएं और बहुत सारे वादे किए थे, जो आज जिसका 5% भी अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि पूरा धरातल पे नहीं हुआ है। तो आज वो कौन सी सौगात ऐसी लेके आएंगे? अभी तो आए थे कुछ दिन पहले। तो दिक्कत इस बात की है, मोदी जी को यहाँ इसलिए आना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वो 5.25 सालों से भाजपा राज में त्रस्त है। वो महंगाई से त्रस्त है, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, किसानों को
अपना बकाया राशि नहीं मिल रही है, किसान इस बात से त्रस्त हैं और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस बात से त्रस्त है, युवा इस बात से भी नाराज है कि किस तरीके से सशक्त भू कानून की का वादा किया था भाजपा ठीक है। सरकार ने, और ये वही सरकार है जिसने लैंड माफियाओं को देवभूमि की जनता पर थोपने का कार्य किया, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो लिमिट थी उसको खत्म करने का कार्य किया। तो आज ऐसा क्या नया जुमला मोदी जी बोल के जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। पर एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ आपको कि देवभूमि की जनता इतना समझ चुकी है कि जो डबल इंजन 2017 से स्टार्ट अच्छा, नहीं प्रतिमा हुआ जी, है, वो इंजन इस बार प्रतिमा उस जी, इंजन का झांसा देके चलिए ये जितने आरोप आप लगा रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता को भी अपने साथ जोड़ें ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। जो आरोप आप लगा रही हैं उस पर सफाई मिल सके आपको। लेकिन सवाल ये भी है कि पार्टी ने वहां आपकी भी राज किया है, अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें, लेकिन तब भी ऐसा क्यों रहा कि फिर बीजेपी जो है वहां पर अपने पांव पसार चुकी, वहां पर अपनी जड़ें कायम कर चुकी? ये एक बड़ा सवाल आपसे भी है। मैं इसका उत्तर लूंगी आपसे प्रतिमा जी। बहुत सारी कमियां रहती हैं, जाहिर सी बात है, तभी दूसरी पार्टी जो है आपकी जगह पर पहुंचती है। लेकिन ये प्रश्न मैं करूं, इसका उत्तर आप मुझे दें। नीरज कोहली जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। नीरज जी, आपको आवाज मिल पा रही है अभी? नीरज जी, आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो अपना फोन है वो उसे अनम्यूट करें। आपका फोन शायद म्यूट है और मुझे बहुत इस चर्चा में आपके जो भी आपका पक्ष होगा उसको जानने की, दर्शकों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। आप इसे अनम्यूट करें। तब तक नवीन पिरशाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। नवीन जी, बीजेपी और कांग्रेस के संदर्भ में मैं आपसे बात करूं वो तो अलग प्रश्न है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्या सपने संजोए है? क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कहीं हद तक खुद को तलाश रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी कोई तलाश में नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए पूरा देश और उत्तराखंड एक जैसा है। आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति, जो राजनीतिक नजरिया है, उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। हमारी राजनीति मुद्दों की राजनीति है। जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की परंपरागत और भावनात्मक मुद्दों पर खेलने की बात है, वहीं हम जनता की जो असली मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर काम करते हैं। और आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पर काम कर रही है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, जल, जंगल, जमीन, सारी अवधारणा जो उत्तराखंड की थी। लेकिन आज आपने जो टॉपिक रखा है वह है मोदी जी का दौरा। आपने देखा होगा कि 2017 में मोदी जी आए थे, बहुत सारे जुमलों की उन्होंने बौछार की थी और उसके बाद एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा होता कि आज शिलान्यास या फिर आप जो घोषणाओं को सौगात समझ रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके बजाय अगर ये उद्घाटनों पर जोर देते, उद्घाटन कर रहे होते, तो शायद समझ में आता कि इन्होंने कुछ काम किया। लेकिन उद्घाटन को छोड़कर आज घोषणाओं को ही सौगात समझने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, चुनावी मौसम में इस चुनावी माहौल को अपने पक्ष में नवीन जी, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं और शायद इस बात से इत्तेफाक रखती हैं प्रतिमा जी भी कि ये जुमलेबाजी है, महज लोगों को लुभाने की कोशिश है, काम कुछ नहीं किया जाएगा। आप देखिए ना, 2017 से स्थिर सरकार का वादा किया था। चलिए, आप ये कहना चाहते हैं। नीरज कोहली जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। नीरज जी से हम काफी वक्त से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? भाभी, नीरज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ गई। नीरज जी, आप इस चर्चा में चूंकि अभी थोड़ी देर बाद जुड़े हैं, आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच रही थी, शायद हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी, प्रतिमा सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ी हैं, साथ ही नवीन पिरशाली जी जुड़े हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बीजेपी से प्रवक्ता को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रतिमा जी और नवीन जी का लगभग एक ही कहना है, एक ही तरह की स्टेटमेंट है कि जुमलेबाजी हो रही है। चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन वहां प्रधानमंत्री जी आज जो पहुंच रहे हैं वो भी जुमलेबाजी करने पहुंच रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस आरोप को आप? देखें कि अब चुनावी समय शुरू हो चुका है और चुनाव के समय पर तो आप ये देखें कि शिलान्यास और लोकार्पण और घोषणाएं और वायदे, ये सब चीजें करती हैं, सब चीजें चलती हैं। और जो सत्ता पक्ष है वो करेगा। और आप भी जब अपना मैनिफेस्टो लागू करोगे तो उसमें बहुत सारे वायदे करोगे, बहुत सारी बातें कहोगे। कांग्रेस भी कहेगी और आम आदमी पार्टी भी कहेगी। अब सत्तारूढ़ जो दल है, आप ये देखें कि 2017 में जो उसकी साख बनी थी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय 2017 में जब आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों से एक ही अपील की थी कि साहब, एक बड़ा इंजन दिल्ली में है, एक छोटा इंजन आप यहाँ लगा दो। तो जो डबल इंजन है, फिर देखना आप किस रफ्तार से आपका स्टेट
तोड़ेगा। तो लोगों ने उनकी बात पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए, पूरी तरह से विश्वास जताते हुए और पूरा मतलब ये कहेंगे कि एक ऐतिहासिक आशीर्वाद मतलब कहेंगे कि ठीक है। प्रचंड बहुमत के रूप में भाजपा को दिया। नीरज जी, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये हम कई बार सुन चुके हैं, ये शब्दावली कई बार इस्तेमाल की जाती है। क्या वाकई डबल इंजन की सरकार और इसी तरह से काम कर रही है? नाकामी जो है बीजेपी के हाथ लगेगी? और अगर ऐसा है तो फिर उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को जगह कैसे दे दी थी? अगर कांग्रेस पार्टी का काम वहां पर बहुत अच्छा था तो फिर आम आदमी, माफ कीजिएगा, तो फिर बीजेपी अपनी वहां पर कैसे जड़ें कायम कर पाई? जी, देखिए असल में क्या था कि 2017 में आप देखेंगे कि 2017 से पहले जो उत्तराखंड में जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था कि आपने देखा कि कांग्रेस की बहुत बड़ी सीनियर लीडरशिप पे सेंध लगाते हुए बीजेपी ने उसको तोड़ दिया था। ठीक है। तमाम बड़े नेता चुनाव से पहले ही 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में चले। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 50% तो कांग्रेस की उसी समय हार हो गई और उसके बाद जब चुनाव में बीजेपी गई तो तमाम तरह की, क्योंकि उस समय सत्ता में कांग्रेस थी 5 साल, सत्ता कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जन विरोधी लहर थी, तमाम तरह की जो उसकी खामियां थी, मुद्दे थे, 2 मुख्यमंत्री बदल गए थे, उसी दौरान आपदा भी आई थी, आपने देखा बहुत सारी चीजें थी और एक तथाकथित जो स्टिंग था हरीश रावत जी का, उसको भी बुनाया। अच्छा नीरज जी एक माफ कीजिएगा, आपको बीच में थोड़ा मैं टोक रही हूँ। मेरे जहन में एक बात आ रही है, एक प्रश्न ये आ रहा है कि जैसे अभी प्रतिमा जी भी कह रही थी, नवीन जी भी कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ है उत्तराखंड की जनता के लिए। इस काम की तो मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले ये भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, केदारनाथ धाम का वहाँ पर दोबारा से उसको पुनर्स्थापित किया गया और जिस तरीके से वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे, वहाँ लोगों के बीच में पहुँचे और कई बातें उन्होंने कही, इस तरह के जो काम हैं, क्या वो बीजेपी को जीत दिला पाएंगे उत्तराखंड में? देखिए कि अभी आप अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, हालिया अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, जो राज्यों की जो विधानसभा के चुनाव की जो परफॉर्मेंस है, आप चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, राजस्थान की करें, मध्य प्रदेश की करें, छत्तीसगढ़ की करें और तमाम तमिलनाडु की करें, उड़ीसा की करें, तमाम राज्यों में आपने देखा कि बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई, बहुत जोर लगाई, लेकिन लोगों ने वोटिंग जो करी वहां की स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर करी। तो असेंबली के चुनाव में जब आप आते हो तो पैमाना बदल जाता है। वो बात अलग है कि 2017 में जो है लोगों ने पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया था मोदी जी के ब्याह पर और मोदी जी जीवन हार बने थे, लेकिन इस समय जो है स्थितियां बदली हुई हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी विपक्ष में नहीं है, बीजेपी सत्ता में। ठीक है। और जो बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो 2017 में जारी किया था उसमें बहुत सारे वायदे थे, लेकिन कुछ प्रमुख बड़े वायदे ये थे कि जिनको भी मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ, वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा था कि एक बहुत करप्शन पर कंट्रोल करने के लिए आप लोकायुक्त की बात करते हैं, एक आपने कहा था कि 21 साल हो गए इस स्टेट को बने हुए कि हम परमानेंट कैपिटल बनाएंगे गैरसैंण को। तो यहाँ की 50,000 जो है सरकारी पद खाली पड़े हुए थे, उन्होंने कहा था पहले 100 दिन में आते हैं। कुल मिला के बेरोजगारी जो अहम एक पलायन, बेरोजगारी जिस पर लगातार बीजेपी फोकस करती रही और ये कहती रही कि ये हमें पलायन भी रोकना होगा, हम रोजगार भी देंगे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। प्रतिमा जी, एक अच्छा मौका है उत्तर प्रदेश के, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की जनता के बीच में अपनी बात को रखने का बहुत अच्छा मौका कांग्रेस के पास है। क्या कांग्रेस इस मौके को भुना पाएगी? क्योंकि अब बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है। गाहे बगाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इस पर बोलते रहे हैं और फिर उसके बाद पलायन का भी जिक्र किया। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि पलायन को रोकना होगा, लेकिन पलायन लगातार उत्तराखंड से अभी भी जारी है। तो आपके पास तो एक अच्छा मौका है। इस मौके को तरीके से अगर आप लोगों के बीच में रखेंगे तो शायद हो सकता है कि उत्तराखंड की जनता इस और सोचे। क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप तो एक 2 लाइन बोलूंगी और उससे यहाँ की जो बेरोजगारी की स्थिति है और जो हर 2 किलोमीटर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं, ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो आज उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो चाहे पंचायती राज जो है कर्मचारी हो गए, चाहे बेसिक शिक्षा के कर्मचारी हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, हर जो है व्यक्ति जो बेरोजगार है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका 2017 में चयन हो चुका है, लेकिन 2017 से लेकर आज 2021 हो गया है, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। और मैं ये परिवहन विभाग, तभी तो मैंने कहा ना प्रतिमा जी, बहुत अच्छा मौका है आपके पास।
अपनी बात को उत्तराखंड की जनता के बीच गांधी रखने का पार्क पर बहुत अच्छा धरना मौका है। प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिमा जी, आपको रोकना चाहूंगी। कई आरोप बिल्कुल, आपने लगाए हैं बीजेपी बिल्कुल, पर, और नवीन जी ने भी कई सवाल पूछे हैं, साथ ही नीरज जी का भी यही कहना है कि कई ऐसे मैनिफेस्टो में 2017 में चीजें थी जो अभी तक नहीं हुई हैं, कई ऐसे नीति नियम की बात कही गई थी लेकिन वो अभी तक नहीं हुए हैं। जवाब हम चाह रहे थे कि कोई प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के जुड़े और वो जवाब दें। राजेश कुमार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश जी, चूंकि डिबेट आपने अभी अभी ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी, आम आदमी पार्टी का कहना है, प्रतिमा सिंह जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस, उनका भी यही कहना है, और नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी यही मानते हैं कि जुमलेबाजी ज्यादा है बीजेपी में, काम कम है। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए राजेश जी इन तमाम सवालों के जवाब दें। जी राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए राजेश जी से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सवाल तीखे हैं और जवाब भी सटीक होने चाहिए, ये उम्मीद की जाए। नवीन जी, आपने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे बातें थी मैनिफेस्टो में जिन्हें पूरा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुई। प्रतिमा जी भी यही मानती है, नीरज जी का भी यही कहना है। पलायन को रोकना एक बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन पलायन रुक नहीं रहा है। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें, उत्तराखंड में ही जी आता है तो सिर्फ देखिए, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आज चारों तरफ से उत्तराखंड में हाहाकार मचा, सभी लोग रोड पर हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी तबका हो, हर व्यक्ति जो है रोड पर आज आया हुआ है और एक ही डिमांड कर रहा है कि कुछ कर धामी, कुछ कर धामी, कुछ कर धामी, और बेरोजगारी पर कुछ कर धामी, शिक्षा पर कुछ कर धामी, स्वास्थ्य कुछ कर धामी, महंगाई पर कुछ कर धामी। लेकिन धामी जी घोषणाओं पर घोषणा करे जा रहे हैं और आगे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तो पूरा अब मोदी जी इस चुनावी समय में जो आए हैं, धन बल और सत्ता बल का प्रदर्शन करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये दौरा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है। 2017 में जुमले छोड़े थे, अब नए जुमले 2022 के लिए छोड़े जाएंगे लेकिन ये पूरे होने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त केंद्र सरकार का डर दिखाकर उत्तराखंड की जनता का वोट अर्जित करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो केंद्र सरकार की योजनाएं बंद हो जाएंगी, केंद्र सरकार पैसा देना बंद कर देगी। ऐसा होता है क्या? नवीन जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा संभव है क्या? राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? बहुत पूरा सुन पा रहा हूँ मगर ये हमारे जो प्रवक्ता महोदय बीच में बोलने लगे तो मेरा अनुशासन नहीं है कि मैं किसी के बीच में नहीं, आप अपनी बात पूरी करें क्योंकि जवाब तो अब आप ही से चाहिए, बहुत सारे आरोप लगे हैं सर। देखिए एक बात समझिए आप, हमने कमिटमेंट किया था डबल इंजन की सरकार का, ठीक है। इनको पता नहीं कौन सा वो है चश्मा लगा हुआ कि इनको दिखाई नहीं देता हैगा। आज कितने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, चाहे वो मार्ग हो या आज मार्ग के रास्ते हो या रेल का मार्ग हो या आज वायु का नाम तो पता नहीं है इनको। भाई साहब, उत्तराखंड की डिबेट हो रही है। उत्तराखंड की सरकार ने 5 साल में क्या क्या पता नहीं है। बात सुनिए, आपसे मुझे शिक्षा नहीं मिली, आप मुझे मत बताओ ना, आप मुझे मत बताओ। केंद्र सरकार बता दीजिए ना कौन से मार्ग हैं, जो मैं जनता को बताना चाह रहा हूँ ना, कौन से मार्ग हैं, मार्ग क्या होते हैं, मार्ग तो पूरे देश में चलिए 10 सालों में प्रतिमा जी जवाब जरा ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। प्रतिमा जी जवाब ले लीजिए मैम, उसके बाद पूरा टाइम मिलेगा आपको, अपनी बात रखिएगा। यही सिखाया क्या कि राजेश जी अपनी बात को पूरा करें सर, शब्द से शब्दों की बात करें, ये सब आरोप इस वक्त नहीं। जी के बीच में ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए सर। प्रतिमा जी थोड़ी देर रुकिए आप जरा। करके दिखाया है। हाँ। ये जो दल है विपक्षी, ठीक, ये मौसमी राजनीतिक दल है। कोविड के समय में कहीं दिखाई नहीं दिए, कोविड के समय में जनता के बीच में हम लोग दिखाई दिए। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी प्रदेश को बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं और पहले भी जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना इतनी बड़ी है जिससे 5 लाख रुपए हर प्रत्येक परिवार का एक सदस्य प्रतिमा जी आप बात तो पूरी रखने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा। आप बिल्कुल अपने सवाल जो है दाग दीजिएगा एकदम राजेश जी पर। अन्न योजना के तहत आज पूरी करें बात राजेश जी। राजेश जी अपनी बात पूरी करें सर। म्यूट हो गया, अनम्यूट करें इसे सर। उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं।
चलिए प्रतिमा जी, केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाकर उत्तराखंड में विधानसभा गठित नहीं किया जा देखिए सकता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का ये है कि उनके खुद के लोगों को ये नहीं पता कि मोदी जी ने वादे क्या किए थे और डिलीवर क्या कर रहे हैं। आप मार्गों की बात कर रहे हैं, अगर मैं चार धाम जो है आपका ऑल वेदर रोड की बात करूं तो उसे हम चार धाम संपर्क मार्ग के नाम से जानते थे, जो यूपीए सरकार ने लॉन्च किया था। अगर आप कर्णप्रयाग रेल मार्ग की बात करते हैं तो उसको यूपीए के टाइम पे 2012 में केंद्रीय जो रेल मंत्रालय है उसके 20,000 करोड़ सोनिया गांधी जी को आना था उसका उद्घाटन करने के लिए, बट हेल्थ के चलते ए.के. एंटोनी साहब आए थे, उसका उद्घाटन करके गए थे। तो ये आप दूसरों के किए गए कामों को पिछले 5 सालों से अपना बना करके जनता के समक्ष रखने का कार्य कर रहे हैं। जनता इन बातों को समझती है। और रही बात कोविड कार्य की, कोविड काल में सिर्फ एक ही पूरे देश में नेता था जो जनता के बीच दिखता था। शांत हो जाइए, वो थे माननीय राहुल गांधी जी। और इनके प्रधानमंत्री मोदी जी तो सिर्फ मन की बात करने आते थे चैनलों पर, जन की बात क्या होती है वो तो कभी उन्होंने सुना ही नहीं। मन की बात करते आके चले जाते हैं। पूरे कोरोना काल से लेकर ये जो कृषि कानून था उसमें अगर जनता के साथ कोई खड़ा रहा है वो है माननीय श्री राहुल गांधी नीरज जी, और उन्हीं का दबाव, नीरज कोहली जी, जी नीरज जी, ये आप देख रहे हैं, ये सवाल जो है वो भी दागे जा रहे हैं, साथ ही आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सही जवाब कह लीजिए उत्तराखंड की जनता के लिए अगर बात करें तो शायद किसी के पास नहीं है। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन बिल्कुल। और क्या आपको वाकई लगता है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में विपक्षी दल हैं जो हावी हो पाएंगे बीजेपी पर, या बीजेपी एक बार फिर से जैसा इन सबका कहना है कि जुमलेबाजी करके एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी? देखें कि पिछले अगर हम 4.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें विपक्ष का, तो जितने भी चुनाव हुए विपक्ष ने संघर्ष किया है, सड़क से लेके सदन तक संघर्ष किया है, बहुत फाइट किया है और जन इससे जुड़े मुद्दों को उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस दौरान हमने देखा 4.5 साल में जो भी बाई इलेक्शन हुआ या लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, लेकिन विपक्ष के हाथ कुछ नहीं आया, विपक्ष हाथ मलता रह गया। इतना मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे उठाने के बाद, संघर्ष करने के बाद उसकी वजह है कहीं ना कहीं ये दिखाया कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कमजोर तो था ही, लेकिन विपक्ष में जो एकजुटता की कमी मैं कहूँगी, मतलब जो कांग्रेस में अंतरकलह और मनमुटाव की वजह से, ये तो बहुत सुनहरी पिछले 4.5 साल में बहुत सुनहरी, इससे सुनहरी मौका क्या मिलेगा ऑपोजिशन को कि जिस 57 विधायकों वाली सरकार में 3 चीफ मिनिस्टर बदल गए, इतना बड़ा दाग और राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरह से, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई का फैक्टर है और क्यों गवाया प्रतिमा जी? ये मौका था आपके पास, बिल्कुल नीरज जी सही कह रहे हैं और मैं भी इस बात से सहमति रखती हूँ। एक विपक्ष जो है मजबूत भूमिका में अगर होता है तो सत्ता पक्ष पर हावी भी रहता है, लेकिन वो हावी कांग्रेस नहीं हो पा रही है, जबकि बीजेपी से पहले आप ही सत्ता में थी। कहाँ कमी रह रही है? लैक ऑफ। हाँ जी जी जी, ऐसा आपको अगर मुझे लगता है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार को ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, पिछले एग्जांपल के साथ कह रहा हूं, आप बताओ कौन सा चुनाव जीता आपने लेकर के हर जनता के लिए जो भी जन विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही है उनको लेकर के सड़क से सदन तक हम रहे हैं, संघर्षरत रहे हैं। लेकिन मैडम सड़क से सदन तक तो आप रहे हैं, नीरज जी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। प्रतिमा जी जरा बात सुनिए, आप सदन से सड़क तक रहे हैं, आप नीरज जी खुद कह रहे हैं कि संघर्ष बहुत किया है, लेकिन उस संघर्ष के साथ एक सही तरीका जो है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी कमी जरूर देखी गई है। आप मुझे दूसरी बात का जवाब देना चाहती हूं, हाँ, 10 सेकंड दीजिए। जी जी, मनमुटाव की बात यहाँ पे कहीं जो है जी जी, बात पूरी सबसे जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार, क्योंकि प्रचंड बहुमत के बावजूद भी अगर आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए और उसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व तो हर हफ्ते उत्तराखंड में आ रहा है, ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि भारतीय जनता पार्टी में। प्रतिमा जी यही तो सवाल है आपसे मैम, यही सवाल है आपसे कि इस बात को आप जानते हैं, और नीरज जी भी यही कह रहे हैं कि इस बात को आप जानते हैं, इससे बड़ा और मौका क्या था आपके पास सत्ता पक्ष पर हावी होने के लिए? सड़क से सदन तक आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष सही दिशा में भी तो नहीं हुआ ना प्रतिमा जी। वरना आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहते तो शायद कुछ हो सकता था, उत्तराखंड की जनता भी कुछ सोच सकती थी। नहीं सोचेगी, आप ये क्यों कह रही है सोच सकती है? आज हम रिजल्ट पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। अच्छा 2022 जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ बैठ करके। अच्छा 5 सालों का कांग्रेस पर संघर्ष रहा सड़क से लेकर सदन तक, उसकी जीत उस रण
प्रतिमा जी, मैं बिल्कुल उस वक्त का इंतजार करूंगी जब आप ये बताएं, लेकिन कछुआ चाल से ये आप नहीं बता पाएंगी। कछुआ चाल से ये आप नहीं बता पाएंगी। ये आप तभी बता पाएंगे जब आप चीते की स्पीड से दौड़ेंगे और सत्ता पक्ष पर हावी रहेंगे। इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? आपकी पार्टी में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है मैडम, इस बात को मानिए। और अगर इस बात को आप मानेंगे, ये सजेशन नहीं है, ये सिर्फ एक बात है, जनता की एक तरह से राय है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है कांग्रेस में, वरना सत्ता पक्ष पर हावी रहने के आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। नवीन जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? प्रतिमा जी कह रही हैं कि 2022 में मैं इसकी बात करूंगी। 2022 तो खैर अभी बहुत दूर है, क्या होगा क्या नहीं, राजनीति में कुछ भी होता है। अभी तो विधायकों का इधर उधर आना जाना भी जरा देखिएगा, ये तो चलेगा। बहरहाल नवीन जी, क्या आप ये मानते हैं कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जो है सत्ता पक्ष के सामने होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो क्या इस बार भी बीजेपी अपना परचम लहरा देगी उत्तराखंड में? देखिए मैम, बहुत सीधी सी बात है कि जो चुनाव हुआ विपक्ष था वो कांग्रेस था, और कांग्रेस ने जिस हिसाब से मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते मृत विपक्ष को की स्थिति में आ गई कांग्रेस, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बल मिला। इनकी मिली भगत से ही भारतीय जनता पार्टी सब करामात करा पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा, आपने देखा होगा, विपक्ष की भूमिका बराबर निभाई। जब हमने यहाँ पर कहा कि 5 जनहित के काम आप बताइए, तब से सरकारें हिलनी शुरू हुई और लगातार हिलती रही। और हमने मां गंगा के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ पर आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा। हमने यहाँ पर इजाज की छुट्टी के लिए कहा तो सरकार को करनी पड़ी। हमने पंडा पुरोहित समाज के साथ आवाज में आवाज मिलाई तो उनको यू टर्न लेना पड़ा। सभी भारतीय जनता पार्टी, सभी को क्रेडिट चाहिए सर। कांग्रेस पार्टी भी यही बता रही है कुछ बातें, आप भी यही बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है। चलिए अब अगर बात करें आने वाले वक्त की, जो बीत गया उसे अभी हम फिलहाल ना बात करके अगर हम आने वाले वक्त की बात करें, कहते हैं कि जो बीत गया वो हटाएं, अब आगे की सोचें। आगे की रणनीति क्या है? चुनाव बेहद नजदीक है। आम आदमी पार्टी किस तरह की रणनीति बनाकर जो है आगे बढ़ेगी? क्या उत्तराखंड में? सवाल ये भी है। और अगर बढ़ेगी तो क्या कांग्रेस के साथ बढ़ेगी या फिर अपने बलबूते आगे बढ़ेगी? किस तरह से? हम आम आदमी पार्टी केवल अपने बलबूते पर और उत्तराखंड की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया तो आम आदमी पार्टी ने किया, और उस मुख्यमंत्री के चेहरे को सुदूर उच्च हिमालय क्षेत्र से लड़ाने का अगर निर्णय लिया तो आम आदमी पार्टी ने लिया और अपने इरादे जता दिए कि हम इस प्रदेश के प्रति कितने संवेदनशील हैं। जहां आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता पलायन की बात करते हैं, खुद मैदानों में अपनी सीटें सुरक्षित ढूंढते हैं, वहीं हमने अपने मुख्यमंत्री चेहरे को गंगोत्री जैसे सुदूर सीट से लड़ने का निर्णय लिया है। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चल रही, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महंगाई और आपका महिला सुरक्षा, जल, जमीन। नवीन जी, मैं वही पूछना चाह रही हूँ सर, इतने मजबूत मुद्दे हैं जैसा आप बता रहे हैं कि महंगाई है, पलायन है, बेरोजगारी है, इस तरह के मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास भी यही है। साथ चलने में क्या बुराई है? क्या ऐसे आसार बन सकते हैं आने वाले वक्त में? बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को देख चुकी है। 21 सालों में इन दोनों ने ही इस लूट में बराबर का देख लीजिए सर, राजनीति में सब कुछ सही हो जाता है। केजरीवाल भी एक वक्त पे ये कहा करते थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का उन्होंने हाथ थाम लिया था। बहरहाल प्रतिमा जी, क्या ऐसा लगता है? आप अगर दिल्ली की बात करेंगे तो कांग्रेस ने पैतरा चला था। वो नवीन जी, अब पैतरा चला हो या बेपैतरा गई हो, आप साथ थे, ये बात तो आप नहीं निकाल सकते थे ना सर। राजनीति में कुछ भी जायज है सर। आप भी कल को साथ हो जाएंगे तो कहेंगे जी हाँ कोई ना कोई चीज थी, इसके चलते हम आ गए। खैर प्रतिमा जी, चलिए जनता से राय तो आम आदमी पार्टी लेती ही है, जनता से राय आम आदमी पार्टी लेती ही है, वो जनता भी जानती है। प्रतिमा जी, आप जिस तरह से अभी नवीन जी कह रहे हैं कि ऐसे कोई आसार बन नहीं रहे हैं, क्योंकि लूट की बात कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने उत्तराखंड को लूटा है, ये आरोप भी लग रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप? पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है जो उसको नहीं मिलेगी, तो उनके साथ किसी भी तरीके से आना ये उत्तराखंड में संभव नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ ये करना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया, आप उसके सगे नहीं हो पाए। आप अन्ना हजारे का लोकपाल बिल जीतते उत्तराखंड की बात करिए, दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है, उत्तराखंड का 60,000 नवीन जी जरा जवाब ले लें सर। नवीन जी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रतिमा जी ने आपकी बात को सुना है, आप उनकी बात को सुने सर। चलिए प्रतिमा जी अपनी बात पूरी करें। दिल्ली में लोकपाल बिल के नाम पर अन्ना हजारे जी के कंधे पे चढ़ के आप सत्ता में बैठ गए, लेकिन आज तक लोकपाल बिल पास नहीं कर पाए। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे जी दिल्ली में तो 2 सरकारें चलती हैं, एलजी हमारा बिल भेजता नहीं। अरे भाई, आपके हित के होते हैं वो एलजी पास कर देते हैं, लेकिन जब लोकपाल बिल की बात आती है तो उस
समझती है। दिल्ली में इन्होंने वादा किया था 8 लाख युवाओं को, बेरोजगार जो युवा है हमारे, उनको नौकरियां देंगे। 331 नौकरियों पे सिमट के रह गए और ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। तो इस तरीके की बातें आप ना करें। आपने कहा था जो भी अस्पताल वहां पर है उसमें 20,000 बेड बढ़ाने की बात करेंगे। कोरोना काल में दिल्ली की क्या स्थिति थी? मोहल्ला क्लिनिक पे आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की स्थिति में नहीं थे। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखा प्रतिमा जी, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। वो हाल भी देखा है दिल्ली की जनता ने। राजेश जी, चूंकि ये डिबेट सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक नहीं है, सबसे बड़ी भूमिका आपकी है, आप सत्ता में है इस वक्त, और आज चुनावी बिगुल फूकने खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उत्तराखंड की जनता पर। क्या इस तरह के बिगुल फूकने का, चुनावी जो बिगुल फूकने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की बातें जिसे जुमलेबाजी करार दे रही हैं तमाम जो विपक्षी दल है, अन्य दल है, क्या उत्तराखंड की जनता को ये तमाम बातें लुभा पाएंगी? और 2017 के मैनिफेस्टो में जो चीजें थी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अब ऐसे में लगता है कि और चीजें इसमें जब आप जोड़ देंगे, और परियोजनाएं, नीतियां और तमाम तरह की बातें जब आप जोड़ देंगे, जब लाभान्वित जो योजनाएं हैं वो आप जोड़ देंगे, तो फिर उत्तराखंड की जनता का एक बार फिर से दिल आप जीत लेंगे और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही जो दल हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। इन्होंने पूरे देश की जनता के जो है विश्वास को ठगने का काम किया है। आम आदमी पार्टी, जिसका चाल चरित्र बिल्कुल ही विचित्र है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी अन्य दलों के साथ अपना गठबंधन करके ये चुनाव लड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि पूरा विपक्ष एकत्र हुआ और किस हाशिए पे जाके वो पहुंचा। प्रदेश की बात पे मैं आता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जरूर मुख्यमंत्री बदले, मगर विकास के कामों में कहीं भी बाधा नहीं आई। और इनको जितने भी चुनाव हुए प्रदेश के अंदर, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, प्रतिमा जी और नवीन जी की बातें मैं सुन रहा था, हमारे जो एनालिसिस करते हैं वो बोल रहे थे, तो इनकी बात ही ये रोक दे रहे थे, क्योंकि इनके बढ़िया विपक्ष में रहने का या बढ़िया विरोध करने का क्या लाभ हुआ? इनसे पूछिए आप कि कहीं भी जनता ने नहीं स्वीकारा। यहाँ चुनाव हार जाते हैं, वहां ईवीएम के सवाल खड़े करते हैं। अच्छा। वर्ष 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश में आई, हम क्या मशीनें हैक कर लेंगे? परिणाम सारे जनता ने इनके खिलाफ दिए हैं। आज भी जो हम लोगों ने कहा बड़ी ईमानदारी से करके दिखाया है। पूरा विश्व जो है आपसे छुपा नहीं है कि बहुत बड़ी एक ऐसी महामारी से गुजरा है। राजेश जी, ये तमाम बातें आप कह रहे हैं और बड़ा जी ये तमाम बातें आप कह रहे हैं सर, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है, उत्तराखंड की जनता के लिए जो वादे आपने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, वो वादे कितने प्रतिशत आप मानते हैं कि पूरे हुए हैं, और क्यों वो वादे तमाम पूरे नहीं हुए? अब अगला चुनाव आ गया लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, फिर आप अगले वादे करेंगे सर? देखिए, मेरी बात समझिए, जो हमने वादे किए और कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा उसे पूरा करने में सफल हुए हैं, तभी प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हर चुनाव में हमें मिला है। अच्छा। कुछ वादे जो पूरे नहीं हो पाए हैं, हम लगातार प्रयासरत हैं कि हमने जो कमिटमेंट किया हम उस तरफ बढ़े। और देखिए, कोरी घोषणाएं करने से कोई लाभ नहीं है। प्रदेश को कोरी घोषणाएं करने वाले बहुत बयानवीर मिले हैं। लोग एक पर्ची लिख देते थे, ना तो उन चीजों का मूल्यांकन होता, ना आकलन होता था कि वित्तीय वार कितना पड़ेगा, और मंच से मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराया गया, हवाई घोषणाएं की गई। कम से कम आज नहीं की जा रही है। मैं 5 काम गिना देता हूँ। इतना बड़ा विवाद जब से हमारा प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो परसंपत्ति विवाद था, पुष्कर सिंह धामी जी और पूर्व मंत्रियों के द्वारा आज इसी सरकार में निपटाया गया है। बहुत बड़ी योजना है अटल आयुष्मान उत्तराखंड, किसी गरीब के घर में जाके। अब प्रतिमा जी आपको घेरेंगी, ये मैं सोच ही रही थी और मुझे लग ही रहा था आपका जवाब भी पूरा नहीं होगा। प्रतिमा जी कहेंगे भाई मुझे बोलना है। जी प्रतिमा जी, वक्त लीजिए सर। प्रतिमा जी सर वक्त लीजिए, थोड़ा रुकिए आप। प्रतिमा जी आप अपनी बात को रखें, है ना? पूरी आपसे कभी कुछ नहीं हुआ। आप लोग, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई है, मेरी बात नहीं पूरी हो पाई। चलिए कोई बात नहीं सर, आधी बात का भी जवाब ले लेते हैं, कभी कभी ले लीजिए। आप इनको बहुत मौका दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है राजेश जी, आपका फोन पहले आप आए लेट हैं, उसके बाद आपका फोन म्यूट हो गया सर। ऐसा नहीं है, आपको मौका तो आपको ही देना है
क्योंकि जवाब तो आप ही को देने हैं सर, आरोप आप ही पर लग रहे हैं। आपको कैसे मौका नहीं दिया जाएगा सर? जवाब आपको देना है तो मौका आपको क्यों नहीं देंगे? मेरी डिबेट खराब हो जाएगी। अगर आरोप आप पर है और आपसे जवाब नहीं लूंगी मैं, तो फिर डिबेट का क्या फायदा होगा? आपने अपनी बात कर ली है ना सर, आपने अपनी बात की है। आप एक बार इस प्रोग्राम का लिंक मैं आपको भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा कितना मौका मिला है। प्रतिमा जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, पर संपत्ति विवाद की मुझे पता था ये बात करेंगे, तो शायद इनकी नॉलेज में ये नहीं है। थोड़ा देख लीजिए कि पर संपत्ति विवाद सुलझाया नहीं है आपने देवभूमि का जो हिस्सा था, जो हमें मिलना था, उसको उलझा दिया और उस पूरे हिस्से को उत्तर प्रदेश को दे दिया। आप बताइए, परिवहन विभाग में जितना हमारा बकाया था, कितना बकाया आपने लिया और कितना बकाया उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आदित्य बिष्ट है, उनके हाथों में, उनके चरणों में समर्पित करके आ गया। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ बैठे हैं, ये बता देंगे कि परिसंपत्ति आपने सुलझाया है या उसको उलझा करके देवभूमि की जनता का नुकसान करने का कार्य किया है। तो ये झूठे क्रेडिट लेना करिए आप बंद, और टिहरी डैम की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। उस हिस्से में आपने क्या किया ये भी बता दीजिए जरा जनता को। चलिए राजेश जी, वक्त मांग रहे थे आप सर। प्रतिमा जी अब जरा थोड़ा सा चुप रहे हैं आप। राजेश जी वक्त मांग रहे थे, अब आपको मैंने वक्त दिया, जवाब दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ प्रतिमा जी से आंकड़ों के सहित इनसे कहिए किस किस चीज पे सुन रही हैं वो आपको सर, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों के साथ ही अपना वो दे मेरे को कि किस किस चीज पे क्या क्या है, क्या जनता को बढ़ाने का काम। 13,000 हेक्टेयर सिंचाई भूमि है, 272 करोड़ हमारा दिल्ली में परिसंपत्तियों का देना है। हाँ मैं तो आंकड़े दीजिए। बिल्कुल 13,000 भूमि है सिंचाई की। 351 कॉलोनियों का आवासीय कॉलोनी का विवाद है। कालागढ़ डैम, टिहरी डैम, रामगंगा का सारा मामला है, बनबसा डैम का मामला है। चलिए प्रतिमा जी, आपसे ज्यादा तैयारी करके तो नवीन जी बैठे हैं, जबकि ये तैयारी आपकी होनी चाहिए। अहम विपक्ष की भूमिका में प्रतिमा जी आपको होना चाहिए। चलिए राजेश जी, आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, प्रतिमा जी ने नहीं दिए, नवीन जी ने दे दिए, आप क्या कहेंगे? राजेश जी चलिए, आंकड़े आप मांग रहे थे प्रतिमा जी से, नवीन जी ने दे दिए, अब आप जवाब दें सर। प्रतिमा जी रुकिए जरा, जवाब दे रहा हूँ, अब इन्हें थोड़ा कहिए पेशेंस। प्रतिमा जी थोड़ा रुकिए आप। मैं एक चीज जरा कागज पेन से नोट कर लें ये लोग ना। ये प्रदेश की जनता को झूठ बोल के बरगला नहीं सकते। अच्छा। यूपी से जो बंटवारा था सिंचाई विभाग की नहरों का कंट्रोल, 5700 हेक्टेयर जमीन, जरूरत के हिसाब से जितनी जमीन है, ये 5700 हेक्टेयर जमीन ये जरूरत के हिसाब से उन्हें दी जाएगी, जितनी हमारी जरूरत होगी वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। अच्छा। 1700 आवास सिंचाई विभाग के, 1700 आवास सिंचाई विभाग के जो अब तक उत्तर प्रदेश के कंट्रोल में थे, उस पे आवश्यकता के अनुसार बंटवारा किया जाएगा। ये मौखिक बोल रहे हैं, कोई आदेश है आपके पास? कोई आदेश है सरकार का? कोई आदेश है राजेश जी? कोई आदेश है आपके पास? मौखिक नहीं चलेगा, श्वेत पत्र जारी कीजिए, श्वेत पत्र। बरगलाने से नहीं होगा, आप बरगला नहीं सकते, आप ऐसे नहीं बरगला सकते कि कांग्रेस की सरकार भी कहेगी आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिर आप इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? क्या किया प्रतिमा जी आपने? क्या किया? ये तो समझौता है, ये तो हमने समस्याओं को पाला नहीं है, हमने समस्याओं को समाप्त करने का काम किया। आपको पेशेंस नहीं है? मैं बोल रहा हूँ मेरी बात रोकेंगे। उसको सुलझाया थोड़ी ना है, उसको सुलझाना क्या कहते हैं? जनता के बीच में मैं रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ, मेरे मुख्यमंत्री ने क्या किया, आपसे हजम नहीं हो रहा क्या? हजम नहीं हो रहा? आदेश दिखाइए राजेश जी, ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर। चलिए राजेश जी थोड़ा वक्त लें। प्रतिमा जी आप भी थोड़ा वक्त लें, थोड़ा गले को आराम दें। नवीन जी आप भी थोड़ा गले को आराम दे लीजिए। नीरज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। अब आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो फिर लोगों को भी पता लगना चाहिए ना, जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं। नीरज जी, आंकड़े पूछे थे राजेश कुमार जी ने, आंकड़े उन्हें बताए गए, उस पर उन्होंने अपने आंकड़े दे दिए हैं। नवीन जी पूरी तैयारी करके होमवर्क करके आए हैं। प्रतिमा जी तमाम जो बातें हैं वो कह रही हैं, आरोप उनके अभी भी लग रहे हैं। ये जो आरोप लग रहे हैं और ये जो आंकड़े रखे गए हैं, क्या वाकई ऐसा है जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि जनता को बरगलाने के लिए है, या ये आंकड़े सही बोल रहे हैं? देखिए, परिसंपत्तियों का मामला जो है हमारा इसका बहुत बड़ा व्यापक दायरा है और कई हजार करोड़ रुपए का मामला है। बिल्कुल एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। और पिछले 21 वर्षों से लगातार मतलब हम ये चल रही थी बातचीत की किसी तरीके से मसला हल हो। और ये मैं कहता हूँ कि ये बड़ा गोल्डन टाइम था
कि पहली बार ऐसा हुआ 21 वर्षों में कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार, जी। ताकि मतलब मसले में कहीं कोई देर हो ही ना कि तीनों जगह एक ही सरकार है और मामला ही निपट जाए। लेकिन पिछले 4.5 साल में बहुत कोशिश, त्रिवेंद्र जी ने भी बहुत सारे दावे करे, बहुत सारी बातें कही, लेकिन वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आए। अब धामी जी ने एफर्ट्स करे और फिर एक बार से दावा किया गया हमारी सरकार की तरफ से भी, यूपी की सरकार की तरफ से भी बहुत सारी चीजों पर सहमति बन गई है। अभी सहमति की बात आ रही है और किन किन चीजों पर सहमति बनी है ये अभी कोई स्पष्ट नहीं है। तीसरी बात ये कि जब समझौता हो जाएगा तो बाकायदा सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होगा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि भाई ये, और हमारे पास कि हमें ये मिल गया और उनकी तरफ से ये दे दिया गया, एक आधिकारिक रूप से एक नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अभी इस तरह की कोई चीज आधिकारिक रूप से सामने आई नहीं है। ये बात हुई है कि कुछ मसलों पर सहमति बनी है। तो इसका तो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा व्यापक दायरा है। हमारे यहाँ डैम है, दुनिया भर के सिंचाई विभाग की लैंड है, बहुत सारी एसेट्स हैं ऐसे जिनका आपस में आदान प्रदान होना है। ठीक है, तो इस पे अभी कोई चीज। अच्छा नीरज जी, ये तो आरोपों पर जवाब और सवाल की बात हो गई है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें विशेष तौर पर, अभी उत्तराखंड को क्या जरूरत है? उत्तराखंड की जरूरत बेसिकली अभी है क्या? पलायन एक अहम समस्या है, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा, जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। 3 मुख्यमंत्री आए सबसे पहले, उनका भी यही कहना था। हरीश रावत भी यही कहते थे कि पलायन एक अहम समस्या है। प्रतिमा जी जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हरीश रावत जी भी यही कहते थे कि पलायन अहम समस्या है, इसको हमें दूर करना होगा, बेरोजगारी हमें उत्तराखंड से हटानी होगी। लेकिन ना तो ये हरीश रावत कर पाए और ना ही अभी तक बीजेपी कर पाई। देखिए, बड़ा अहम विषय आपने जो है ना उठाया है। मेरे को याद है बहुत अच्छी तरह से, हम सन 90 के आसपास हमने पत्रकारिता शुरू करी थी और उसी समय उत्तराखंड मूवमेंट शुरू हुआ था, आंदोलन राज्य निर्माण के लिए। बहुत मतलब लंबे संघर्ष के बाद, और उस संघर्ष के पीछे, राज्य अलग मांगने के पीछे जो चीजें थी कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था और ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र था कि विकास की लो जो है इस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाती थी। यानी कि पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब चीजें मुद्दे थे उस समय। चलिए नीरज जी, अब बहुत अहम जानकारियां हमें मिल रही थी आपसे, और आपके जरिए राजेश जी, प्रतिमा जी और नवीन जी को अपने कई सवालों के जवाब भी मिले होंगे। आरोप प्रत्यारोप कभी खत्म नहीं होते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और वो हमने देखा भी है, चाहे इस डिबेट की बात करें या होने वाली चुनावी रैलियों की बात करें, इसमें भी हम देखेंगे। लेकिन अब देखना है कि उत्तराखंड की जनता क्या फैसला करती है, सबसे बड़ी बात यह है। बहरहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड में क्या होगा आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता को लुभाने की। उत्तराखंड की जनता का फैसला क्या होगा, ये देखना जरूरी होगा। बहरहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।